हाय दोस्तों, एक बार पुनः है बिंद स्टडी हब में आपका स्वागत है। जो चैनल पे नए हैं चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जैसे ही नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, हमने पहली क्लास में पार्ट 1 और पार्ट 2 में जीन पियाजे का जो संरचनात्मक सिद्धांत है उसको हमने ख़त्म किया है और उससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं या तो पुराने परीक्षाओं में आए हुए हैं वो अपलोड हैं। आप वहां जा कर के जीन पियाजे सिद्धांत डाल करके बिंद स्टडी हब में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है, इसमें कितनी अवस्थाएं हैं, हाँ कौन सी अवस्था की कौन सी विशेषता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा है कि हम पूरी सीडीपी में जितने भी वैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं सभी पढ़ाएंगे। जैसे हमने पहले वीडियो में जीन पियाजे का संरचनात्मक सिद्धांत पढ़ा दिया है। आज अपन पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे मनोलैंगिक का सिद्धांत जिसको सिगमंड फ्रायड ने दिया था। फिर पढ़ेंगे हम मनोसामाजिक सिद्धांत जिसको एरिक्सन ने दिया था। और फिर भाषा का सिद्धांत जिसको किसने दिया था, चॉम्स्की ने दिया था। दोस्तों, हम भाषा का सिद्धांत जो चॉम्स्की ने दिया था उसको भी यहीं पर ख़त्म कर लेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों, जैसे हम स्टार्ट करते हैं इसको, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता का सिद्धांत। तो ये जो लॉरेंस पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। जैसे दोस्तों हमने बताया था कि जो जीन पियाजे हैं एक स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। तो ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं दोस्तों ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ये अमेरिकन वैज्ञानिक हैं। दोस्तों, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग। तो पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के थे। देखिए, जितने भी हम सिद्धांत पढ़ाएंगे सबको उनका डिटेल भी बताएंगे वो कहाँ के थे, सिद्धांत कब दिया। तो लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के थे? अमेरिका के थे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने देखा कि बच्चों में नैतिक विकास कैसे हो रहा है। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए दोस्तों कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों, इसको बिल्कुल हम ट्रिकी पढ़ेंगे, है ना। आपको इसको रटना नहीं है बिल्कुल। आप वीडियो देखिए लास्ट तक में, हम आपको ये दावा करते हैं कि पूरा वीडियो पूरा सिद्धांत आपको समझ में आएगा। तो देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत क्यों दिए, इसके लिए एक प्रसिद्ध कहानी भी है। दरअसल दोस्तों क्या हुआ था, कहानी आपको पहले बता दें। एक हैंज था, उसका नाम क्या था? हैंज था। अब दोस्तों जो हैंज था तो उसकी पत्नी क्या थी? बीमार थी और उसके पास पैसा कम था। तो वह क्या करता है, हैंज नामक व्यक्ति एक फार्मासिस्ट के पास जाता है और फार्मासिस्ट के पास उस बीमारी के बारे में बताता है। तो फार्मासिस्ट जितने की दवा आ रही है उससे उस व्यक्ति से 10 गुना ज़्यादा पैसा लेने के लिए बोलता है। लेकिन इस हैंज के पास क्या था? पैसे की कमी थी। तो इन्होंने क्या किया, उस दवा को चोरी कर ली और ला करके अपनी पत्नी को खिलाया और पत्नी क्या हुई? ठीक हो गई। तो क्या ये चोरी करना सही था या गलत था? इसी के लिए नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो दोस्तों, इसको आप भी इस कहानी की स्टोरी को याद करके रखिएगा। हम करवा देते हैं। जैसे हमने क्या बताया दोस्तों, एक हैंज व्यक्ति था, उसकी क्या थी? पत्नी। अब पत्नी क्या थी? बीमार थी। अब बीमार थी तो उसके लिए दवा की आवश्यकता होगी। तो दवा के लिए वो क्या करता है? एक फार्मासिस्ट के पास जाता है। दवा के लिए वह क्या करता है? एक फार्मासिस्ट के पास जाता है। दवा के लिए किसके पास गया? फार्मासिस्ट के पास। तो जो दवा थी इसकी बीमारी की, तो ये फार्मासिस्ट क्या बोलता है? उस दवा का क्या करता है? 10 गुना और पैसा लेने के लिए बोलता है। अब देखिए दोस्तों, इस हैंज के पास क्या था? पैसे की कमी थी। तो ये जो दवा थी ना, तो दवा की ये है
जो वैज्ञानिक था, वो व्यक्ति था हेंज, वो दवा की क्या कर लेता है दोस्तों, चोरी कर लेता है और चोरी करके अपनी पत्नी को खिला देता है। उसकी पत्नी क्या हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो ये क्या दवा की चोरी करना सही था या गलत था? इसी के लिए इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक कहानी सुनाई थी कि दवा की चोरी करना सही था या गलत था। उसी के लिए क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो दोस्तों ये कहानी आप भी याद करके रखिएगा। तो अपन अब चलते हैं नैतिक विकास के सिद्धांत की ओर। अब देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने आधार रखा नैतिक विकास का, तो उन्होंने आधार में ही बताया कि जब बच्चा 0 से 3 वर्ष का होता है, बच्चे की अवस्था होती है 0 से 3 वर्ष तक, तो 0 से 3 वर्ष तक बच्चे में किसी भी प्रकार का नैतिक विकास नहीं होता है। हमने क्या कहा दोस्तों, बच्चे में 0 से 3 वर्ष तक नैतिक विकास नहीं होता है। तो यहाँ पे हम इसको नोट करके सकते हैं, ये सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कितनी अवस्था में बच्चे में नैतिक विकास नहीं होता है। तो 0 से 3 वर्ष तक बच्चों में नैतिक विकास नहीं होता है। नैतिक विकास नहीं होता है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल नोट करके इसको लिख लेना है कि 0 से 3 वर्ष तक नैतिक विकास नहीं होता है बच्चे में। अब देखिए, जो जीन लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने यह बताया कि इसमें उन्होंने 3 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया। बोला कि नैतिक विकास को उन्होंने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। और अवस्थाएं कितनी दी हैं, देखिए अवस्थाएं 3 दी हैं। और उन्होंने यह बताया है कि प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण हैं। तो देखिए दोस्तों, अवस्थाएं कितनी दी हैं इन्होंने, 3 दी है। और 3 अवस्थाओं में एक अवस्था के 2 चरण हैं। तो कितने चरण हो जाएंगे, 3 × 2 बराबर कितने चरण हो जाएंगे, आपके 6 चरण हो जाएंगे। दोस्तों ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में के कितने उपचरण होते हैं या कितने चरण होते हैं। तो चरण कितने होते हैं दोस्तों, 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। और कितनी अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है, 3 अवस्थाओं के बारे में। जैसे हमने जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ा है, उसमें हमने 4 अवस्थाओं के बारे में आपको बताया है। जैसे संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी तरह लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है। और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण हैं। तो कुल चरण कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इसको बिल्कुल रीड करके रखिएगा कि इनके चरण कितने हैं, 6 हैं। और अवस्था कितनी है, 3 है। तो दोस्तों और इसके सामान्य जानकारी जो है नैतिक विकास सिद्धांत के अपन जान लेते हैं। और देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया कि ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है दोस्तों, यह 10 से 16 वर्ष तक के बालकों पर इन्होंने अध्ययन किया था। कितने वर्ष तक, 10 से 16 वर्ष बालकों का अध्ययन किया था। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान रखना, केवल इन्होंने बालकों का अध्ययन किया था, बालिकाओं का अध्ययन नहीं किया है। इसलिए ये जो सिद्धांत है ना दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत, इसकी खूब आलोचना हुई थी। और आलोचना होने का यही कारण है कि सिद्धांत केवल किसके लिए है, बालकों के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आलोचना का कारण भी क्या था, यही था। इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का आलोचना का कारण क्या था। तो आलोचना का कारण यही है कि क्योंकि यह सिद्धांत केवल किसके लिए था, बालकों के लिए था। इसमें इस सिद्धांत में कहीं पर भी बालिकाओं की चर्चा नहीं की गई है। अब देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी बताया था कि 0 से 3 वर्ष तक देखिए बच्चे में ना तो नैतिक विकास होता है ना तो अनैतिक विकास होता है। और जैसे ही बच्चा वातावरण के संपर्क में आएगा, अपने परिवार माता पिता के संपर्क में आएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नैतिक विकास प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। नैतिक विकास जो है बच्चों में 0 से 3 वर्ष तक नैतिक विकास, किसी भी प्रकार का बच्चों में नैतिक विकास नहीं होता है।
इनमें जो इन्होंने नैतिक विकास दिया उसकी 3 अवस्थाएं हैं और प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण हैं। तो इस तरह टोटल कितने चरण हो जाएंगे? 6 चरण हो जाएंगे। तो ये प्रश्न आया हुआ है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने चरण हैं? ये तो आपको उपचरण भी बोल देगा। तो कितने हैं आपके दोस्तों? 6 हैं। और ये सिद्धांत किन बालकों के लिए है? 10 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए सिद्धांत है। अब अपन चलते हैं दोस्तों, इनकी अवस्थाओं के बारे में देख लेते हैं। हमने बताया कि नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है? 3। तो अपन देख लेते हैं पहली अवस्था के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से डालते हैं पहली अवस्था। तो दोस्तों पहली अवस्था इनकी है पूर्व परंपरागत। पहली अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? पूर्व परंपरागत। अब देखिए दोस्तों, इसको पूर्व परंपरागत अवस्था को हम प्राक रूढ़वादी अवस्था भी कहते हैं, है ना। अब देखिए, अगर ये लिखा ना मिला तो आपको प्राक रूढ़वादी लिखा हुआ मिलेगा। तो इस अवस्था को और हम किस नाम से जानते हैं? प्राक रूढ़वादी। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्राक रूढ़वादी अवस्था। अब देखिए दोस्तों, हम इसको बिल्कुल आपको ट्रिकी याद करवाएंगे कि इसको पूर्व परंपरागत या तो प्राक रूढ़वादी अवस्था क्यों कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अवस्था कितने से कितने वर्ष तक चलती है? ये वेरी मोस्ट, इसको याद करके रखिएगा कि 3 से 9 वर्ष तक। तो प्रश्न यदि आ जाए कि पूर्व परंपरागत अवस्था कितने वर्ष तक चलती है दोस्तों? तो 3 से 9 वर्ष तक चलती है पूर्व परंपरागत अवस्था। अब देखिए, इसे हम पूर्व परंपरागत अवस्था या तो प्राक रूढ़वादी अवस्था क्यों कहते हैं? इसका मीन्स ये है कि इस अवस्था में जो बच्चा है तो समाज में जितनी भी परंपराएं होती हैं, देखिए अलग अलग समाज होते हैं, अलग अलग समाज के अनुसार परंपराएं होती हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा परंपरा के बारे में कुछ नहीं जानता है। परंपरा जितनी भी संस्कृत है, परंपरा है, उससे क्या है, बच्चा अलग रहता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत या तो प्राक रूढ़वादी की अवस्था कहते हैं। तो इस अवस्था में बच्चा समाज के बारे में, जो समाज की परंपराएं हैं, तो उससे क्या है, परे रहता है। उसके बारे में उसको कोई भी जानकारियां नहीं होती हैं। इसलिए इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं। अब दोस्तों, ये अवस्था कितने वर्ष तक चलती है? 3 से 9 वर्ष तक चलती है। तो हमने आपको यहीं पर बता रखा है कि इन्होंने जो 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो प्रत्येक अवस्था में 2-2 चरण भी हैं। तो ये पूर्व परंपरागत अवस्था के 2 चरण देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला चरण देख लेते हैं। तो पहले चरण का नाम है, देखिए इसके हमने बताया कि प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण होते हैं। तो इसके भी क्या होंगे? 2 चरण होंगे। तो पहला चरण है दंड एवं आज्ञाकारिता। दंड एवं आज्ञाकारिता, उन्मुखता। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला चरण कौन सा है? दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुखता। देखिए बच्चा, इसका आशय क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? दंड एवं आज्ञाकारिता। देखिए ये जो अवस्था है, तो ये चरण कितने तक चलता है? 3 से 6 वर्ष तक। 3 से 6 वर्ष तक। देखिए पूर्व परंपरागत जो अवस्था है तो 3 से 9 वर्ष तक चलती है, लेकिन इसके 2 चरण होंगे। एक चरण 3 से 6 वर्ष तक चलेगा और दूसरा चरण जो है ना, तो 6 से 9 वर्ष तक चलेगा। तो देखिए दोस्तों, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता है, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए इस अवस्था में बच्चे में नैतिक विकास होना क्या होता है? शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, बच्चे में दंड का भय रहता है। दंड एवं आज्ञाकारिता, दंड का भय रहता है। दंड का भय मीन्स ये होता है कि बच्चा जो है तो कोई भी गलत काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा भय बना रहता है कि उसको यदि वह गलत काम करेगा तो उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। तो बच्चा क्या करता है? दंड के भय से कोई भी गलत काम नहीं करता है। और इसी दंड के भय के कारण क्या करता है बच्चा? आज्ञाकारिता, जो उसके बड़े हैं ना, उनकी आज्ञा का पालन करता है। जैसे बच्चा 3 से अगर 6 साल के बीच में है
लर्न्स कोहलबर्ग के अनुसार। अगर उसको उसका बड़ा भाई बोल दिया कि पानी लाओ एक गिलास, तो बच्चा क्या करेगा, तुरंत पानी ला कर देगा। तो क्या होगा, उनकी आज्ञा का पालन कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दंड एवं आज्ञाकारी उन्मुक्ता में कि बच्चा दंड के भय से कोई कार्य करता है। बच्चा दंड के भय से कोई कार्य करता है। अब देखिए बच्चा कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको ये भय है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। अथवा ये भी बोल सकते हैं कि बच्चा कोई बुरा काम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा है कि बुरा काम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। तो ये पहली अवस्था का पहला चरण हो गया। अब अपन चलते हैं इसका दूसरा चरण क्या है। दूसरा चरण क्या देख लेते हैं। देखिए दूसरे चरण में बच्चा क्या होता है, पुरस्कार उन्मुक्ता होती है उसमें। अब देखिए पुरस्कार उन्मुक्ता क्या होती है। अब देखिए पुरस्कार उन्मुक्ता का आशय क्या होता है। अब देखिए ये पहली अवस्था कितने चरण का कितने वर्ष तक चला था, 3 से 6। तो ये कितने तक चलेगा, 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष। अब देखिए इसको हमको यहाँ से रिलेट करना है, याद करने का ट्रिक यहाँ से। देखिए ये पूर्व परंपरागत अवस्था कितने वर्ष तक चलती है, 3 से 9 वर्ष तक। तो पहली अवस्था कितने, 3 से 6 वर्ष तक चली। और दूसरी अवस्था कितने वर्ष तक चली, 6 से 9 वर्ष तक चली। तो देखिए हमने क्या बताया कि एक अवस्था में कितने चरण होते हैं, 2 चरण होंगे। देखिए दोनों चरण में टोटल अवस्था हो गई। तो देखिए दंडार पुरस्कार एवं उन्मुक्ता का आशय क्या होता है। इसका आशय होता है कि जैसे हमारे घर में कोई छोटा सा बच्चा है, अगर हमने उसको बोल दिया कि अगर आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको क्या देंगे, हम खरीद करके साइकिल देंगे। तो बच्चा क्या करेगा, उस साइकिल के वो अच्छे अंक के लिए नहीं पढ़ रहा है, उस साइकिल के लिए पढ़ रहा है। जैसे हम बच्चे को क्या बोलते हैं कि आप ऐसा काम करें तो इसके बदले में आपको कुछ न कुछ मिलेगा। जैसे हमने बच्चे को क्या कहा कि आप अच्छे अंक दिलाते हैं तो आपको क्या मिलेगी, साइकिल मिलेगी। तो बच्चा क्या करता है, अच्छे अंक के लिए नहीं पढ़ रहा है बल्कि किसके लिए पढ़ रहा है, साइकिल के लिए पढ़ रहा है। तो क्या बच्चा सोचता है कि कुछ करेंगे तो उसके बदले में हमको क्या है, कुछ न कुछ मिलेगा। इसलिए इस अवस्था का क्या नाम है, पुरस्कार उन्मुक्ता। मतलब उसको लालच दे करके हम किसी कार्य को करवाते हैं तो काम क्यों कर रहा है, इसलिए नहीं करे वो कार्य पूरा हो जाए, इसलिए कर रहा है कि हमको उस कार्य के बदले कुछ न कुछ मिलेगा। इसलिए पुरस्कार उन्मुक्ता 6 से 9 वर्ष तक चलती है। इसके बारे में आपको समझ में आया होगा कि पुरस्कार उन्मुक्ता क्या होती है ना। देखिए हम जो बात बोल रहे हैं ना, आप उसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बोर्ड में सारी चीज़ लिखना रामायण के जैसा सही नहीं है। तो जो हम बोलते हैं आप उसको पुश कर करके लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया, पुरस्कार उन्मुक्ता मतलब बच्चा कुछ चाह के लिए कार्य करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो बच्चा होगा, बच्चा पुरस्कार। अब देखिए पुरस्कार का मतलब ये नहीं है, पुरस्कार में कुछ भी हो सकता है, उसको पैसा हो सकता है, साइकिल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चा पुरस्कार की चाहत में कार्य करता है। मीन्स बच्चे को ये नहीं है कि हम पढ़ेंगे तो अच्छा हमको नंबर आएंगे, बल्कि उसको चाह ये है कि हम अच्छे नंबर यदि आएंगे पढ़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी, उसके बदले साइकिल मिलेगी। तो हमने ये पहली अवस्था पढ़ ली जिसका नाम है पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़वादी अवस्था। ये अवस्था 3 से 9 वर्ष तक चलती है। इसके 2 चरण होते हैं। पहला चरण है दंड एवं आज्ञाकारिता। देखिए ये चरण से हम पता लगा सकते हैं दंड एवं आज्ञाकारिता मतलब यह दंड के भय से काम करेगा। क्या बच्चा दंड के भय से कोई कार्य करेगा, देखिए बुरा कार्य इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके बदले उसको क्या मिलेगा, दंड मिलेगा। इसलिए बच्चा कोई भी बुरा काम नहीं करता है। दूसरा क्या है, दूसरा चरण पुरस्कार उन्मुक्ता। पुरस्कार उन्मुक्ता का आशय हम बता चुके हैं। बच्चा यदि विद्यालय जा रहा है तो हम अगर उसको बोल दें कि अगर आप प्रतिदिन विद्यालय जाओगे तो आपको हम क्या कर देंगे, मोटरसाइकिल खरीद देंगे, फिर आप मोटरसाइकिल से जाया करना स्कूल। तो बच्चा क्या करेगा,
उस मोटरसाइकिल की लालच में प्रतिदिवस स्कूल को जाएगा और अच्छे अंक पाएगा। अब अपन चलते हैं लॉरेंस कोहल वर्ग की दूसरी अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि ये चरण है, ये पहला चरण है और ये कौन सा चरण है, दूसरा चरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं। अपन चलते हैं अब दूसरी अवस्था के बारे में देखते हैं। दोस्तों इस जो सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसकी आलोचना भी हुई थी और आलोचना का मुख्य कारण यही है कि क्योंकि इसमें केवल पुरुषों की बात की है, महिलाओं की बात नहीं की है। इस कारण इस सिद्धांत की क्या हुई थी, आलोचना भी हुई थी। और ये लॉरेंस कोहल कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। अब दोस्तों ये सिद्धांत आया कब था, ये सिद्धांत आया था 1958 में। ये भी कभी पूछ देता है कि लॉरेंस कोहल ने नैतिकता का सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था। तो ये सिद्धांत कब आया था, सन 1958 में। और ये कहाँ के थे, ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे। अब अपन चलते हैं परंपरागत अवस्था, दूसरी अवस्था के बारे में देखेंगे। दूसरी अवस्था हमारी है परंपरागत या तो रूढ़वादी अवस्था, इसको भी बोल सकते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं परंपरागत अवस्था। देखिए ये परंपरागत अवस्था, ये नैतिक विकास की दूसरी अवस्था है। 3 अवस्थाओं के बारे में उन्होंने वर्णन किया था। तो दूसरी अवस्था क्या है, परंपरागत अवस्था है। अब दोस्तों पहली अवस्था जो थी तो 3 से 9 वर्ष तक चली थी, 3 से 9 वर्ष तक। तो ये अवस्था कितने वर्ष तक चलेगी, 9 से 15 वर्ष तक, 9 से 15 वर्ष तक। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि दोनों 6 का अंतर आ रहा है। 3 से 9 आया, 6 का अंतर आया और 9 6 15। इसको याद करने की ट्रिक है कि पहली अवस्था 3 से 9 वर्ष तक चली, दूसरी अवस्था क्या चली, 9 से 15 वर्ष तक। देखिए इसमें 6 बढ़ाया है, प्लस किया है, और इसमें भी क्या किया है, 6 प्लस किया है। और चरण देखिए, चरण को क्या किया है, देखिए पहला चरण क्या था, 3 से 6 वर्ष तक चला था। दूसरा चरण कहाँ तक चला था, 6 से 9 वर्ष तक। तो चरण में कितने का बढ़ा रहा है, +3 कर रहा है, और अवस्थाओं में क्या करता है, +6 करता है। तो यहाँ से अगर हम एक अवस्था के बारे में यदि याद कर लेते हैं कि कितने समय तक चलती है, तो दूसरी और तीसरी अवस्था को हम आसानी से इसके माध्यम से याद करके रख सकते हैं। अब देखिए हमारी जो दूसरी अवस्था है जिसके हम कहते हैं परंपरागत अवस्था, या तो इसका दूसरा नाम देखिए, इसका प्राक रूढ़वादी पहले का नाम था, तो इसका अपन रूढ़वादी भी कह सकते हैं। तो आप यही याद कर रखिएगा, परंपरागत अवस्था। और ये अवस्था जो होती है तो 9 से 15 वर्ष तक चलती है। अब इस अवस्था को हम परंपरागत अवस्था क्यों कहते हैं, इस अवस्था को परंपरागत अवस्था कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा होगा तो समाज में जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं तो वो क्या करेगा, उस परंपरा के अनुसार वो भी कार्य करेगा। ठीक है, देखिए परंपरागत मतलब जो पहले से चली आ रही हो उसको हम क्या कहते हैं, परंपरागत है। तो इस अवस्था में क्या करेगा बच्चा, जो हमारे समाज में जो नैतिक व्यवहार हैं, है ना, चले आ रहे हैं, उसी के अनुसार वो भी कार्य करेगा। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, परंपरागत अवस्था। अब देखिए इस अवस्था में एक नोट डाल के रखिएगा, यहाँ पर इस पेपर में आया हुआ प्रश्न है कि किस अवस्था को अदला बदली की अवस्था कहते हैं। तो किस अवस्था को कहते हैं, परंपरागत अवस्था को अदला बदली की अवस्था भी कहते हैं। तो यहाँ पर नोट डाल के लिख सकते हैं कि इसे हम अदला बदली बोल सकते हैं या तो आदान प्रदान, है ना। तो नोट डाल के लिखिए आप सब लोग कि इसे हम आदान प्रदान की अवस्था कहते हैं। दोस्तों ये CTET में आया हुआ प्रश्न है कि लॉरेंस कोहल वर्ग की किस अवस्था को हम आदान प्रदान की अवस्था कहते हैं।
तो कौन सा हो जाएगा, परंपरागत अवस्था हो जाएगी, जो कितने 9 से 15 वर्ष तक चलती है। अब दोस्तों हमने बताया है कि जितनी भी अवस्थाएं हैं सभी अवस्थाओं का क्या है, चरण है। तो इसके भी क्या होंगे, 2 चरण होंगे। तो पहला चरण देख लेते हैं और फिर क्या है, दूसरे चरण को देख लेते हैं। तो पहले चरण में क्या होता है कि जो अच्छे लड़का लड़की उन्मुक्ता, देखिए ये जो चरण है, तो देखिए हमने क्या बताया था, 9 से 15 6, तो ये कितने तक चलेगा, 9 से 12 वर्ष तक। कितने वर्ष तक चलेगा, 9 से 12 वर्ष तक ही चलेगा। इसको याद रखिए, ये भी कभी पूछ देता है कि पूर्व परंपरागत का पहला चरण कितने से कितने वर्ष तक चलेगा, तो 9 से 12 वर्ष तक चलेगा। अब दोस्तों इसको रटना नहीं है, क्या बोला है कि अच्छे लड़का लड़की उन्मुक्ता, मतलब इस अवस्था में क्या होगा, 9 से 12 में जो लड़का होंगे और लड़की होंगे तो एक दूसरे की ओर क्या होंगे, उन्मुख होंगे। लड़का लड़की की ओर और लड़की लड़का की ओर क्या होंगे, उन्मुख होंगे। इसलिए अच्छे लड़का लड़की उन्मुक्ता इस चरण का नाम हो गया। दूसरा हमारा चरण है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का चरण। सामाजिक व्यवस्था की ओर उन्मुखता। अब देखिए ये जैसे नाम से ही है, सामाजिक व्यवस्था की ओर उन्मुखता, ये कितने वर्ष तक चलेगा, ये 12 से 15 वर्ष तक चलेगा ये चरण। अब देखिए ये सामाजिक व्यवस्था की ओर उन्मुखता, तो इस चरण का नाम ही क्या है, परंपरागत अवस्था। मतलब जो हमारे समाज में जो परंपरा चली आ रही है उसको बच्चा उसी के अनुसार चलेगा। तो ये क्या कह रहा है, सामाजिक व्यवस्था की ओर उन्मुखता, मतलब समाज की जो व्यवस्था है, परंपरा चली आ रही है, तो जो बच्चा होगा तो उसको क्या करेगा, और आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, है। इसलिए इसे हम सामाजिक व्यवस्था की ओर उन्मुखता कहते हैं। तो ये लॉरेंस कोहल वर्ग की 2 अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा, जिससे हम पूर्व रूढ़वादी अवस्था या तो पूर्व परंपरागत या तो प्राक रूढ़वादी अवस्था, और इसे हम परंपरागत अवस्था या तो रूढ़वादी अवस्था कहते हैं। अब हम अगले पार्ट में, अगले वीडियो में लॉरेंस कोहल वर्ग की 3 अवस्थाएं हैं, 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया है, तीसरी अवस्था पढ़ेंगे। और लॉरेंस कोहल वर्ग के जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न या तो जो पुराने यूपी टेट एमपी टेट में आए हुए प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं।